Assalamu alaikum. I am Dr. Naeem Jabbar and I am associated with Dr. Isa Laboratory and Diagnostic Center. Today we are going to talk about anemia in pregnancy. पाकिस्तान में वैसे भी बहुत कॉमन है और ख़ास तौर पे फीमेल्स में या वुमेंस में बहुत कॉमन है और स्पेशली इसकी जो परसेंटेज है वो और बढ़ जाती है। 20 to 25%, 30% ऑफ प्रेग्नेंट केसेस में हमें एनीमिया मिलता है। और जो कॉमन कॉज है एनीमिया का प्रेगनेंसी में वो आयरन डेफिशिएंसी ही है। जिस तरह से जनरल पॉपुलेशन में भी पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन है। प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया वैसे भी देखने को मिलता है, लेकिन वो माइल्ड एनीमिया होता है। और यूजली मिसाल के तौर पे अगर किसी की हीमोग्लोबिन 12 ग्राम है तो 11 ग्राम या 11.5 ग्राम जो है वो एक्सपेक्टेड भी होता है प्रेगनेंसी में, इतना, जो कि डाइल्यूशनल एनीमिया कहते हैं उसको हम। एनीमिया में चूँकि वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और डाइटरी रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ माँ को जो है वो अपने लिए जो है वो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स चाहिए, बल्कि बच्चे की ग्रोथ के लिए भी चाहिए। तो लिहाजा ये डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के, लाइक आयरन डेफिशिएंसी या B12 की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है। जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स का ताल्लुक है प्रेगनेंसी में एनीमिया के, तो जो चंद एक रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में गैप ना होना, यानी जैसे हम वक्फे की बात करते हैं कि 2 से 3 साल का वक्फा एक प्रेगनेंसी के बाद होना चाहिए। तो अगर प्रेगनेंसी में वक्फा नहीं है प्रॉपर तो रिस्क ऑफ एनीमिया बढ़ जाएगा। ट्विन प्रेगनेंसीज़ यानी एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है एक वक्त में, एक ट्विन प्रेगनेंसी या उससे ज़्यादा है तो उसमें भी जो है वो रिस्क बढ़ता है एनीमिया का, ख़ासतौर पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया का। इसी तरह से अगर प्रेगनेंसी से पहले हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स थे और या फिर न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड थी वो फीमेल या वो प्रेग्नेंट वुमेन, और इसी तरह से अगर पहले से ही वो एनीमिक थी तो उसमें एनीमिया प्रेगनेंसी में और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा और ज़्यादा सिवियरिटी होगी। इन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? यकीनन प्रेगनेंसी में गैप को बढ़ाया जाएगा अगर, और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जो है वो एक अपना जो बेसलाइन हीमोग्लोबिन है वो चेक करवा लिया जाए। न्यूट्रिशनली चीज़ों का, डाइट का, बैलेंस डाइट का ख्याल रखा जाए। अगर हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं उनका जो है उसकी वजह जानना या उसके लिए मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट लेना, ये इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो ये रिस्क जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एनीमिया इन प्रेगनेंसी ख़ास तौर पे इसलिए ख़तरनाक है कि उसमें ना सिर्फ जो पेशेंट है यानी जो प्रेग्नेंट ख़ातून है उसकी सेहत को ख़तरा है, बल्कि पैदा होने वाले बच्चे की सेहत को भी ख़तरा है। तो एनीमिया की वजह से जो रिस्क होता है वो प्री मैच्योर बर्थ यानी वक्त से पहले पैदाइश का रिस्क होता है, या लो वेट बेबी पैदा होने के चांसेस होते हैं। सो एनीमिया प्रेगनेंसी में अवॉइड करना या उसकी प्रॉपरली उसको मैनेज करना दोनों माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एनीमिया इन प्रेगनेंसी मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमें 2 चीज़ें देखनी है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में जैसे मैंने जिक्र किया कि गैप इन प्रेगनेंसी एक अहम रोल प्ले करेगा, जिससे प्रेगनेंसी में एनीमिया को अवॉइड किया जा सकता है। इसी तरह से बैलेंस डाइट का ख्याल, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले CBC करवा लेना, हीमोग्लोबिन चेक कर लेना, और अगर एनीमिया है और किस वजह से है उस कॉज को अगर करेक्ट कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी में एनीमिया के चांसेस कम हो जाएंगे। जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो अगर एनीमिया है प्रेगनेंसी में, जैसे फर्स्ट विज़िट ऑफ प्रेगनेंसी पे अगर आपके मॉलिज को आपने विज़िट किया और फर्स्ट विज़िट ऑफ प्रेगनेंसी में एनीमिया डायग्नोज होता है तो उसकी फिर ट्रीटमेंट की जाएगी,
क्योंकि कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी होता है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो कि यूजली सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और B12 दिए जाते हैं। फॉलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ ये कि एनीमिया की प्रिवेंशन में, बल्कि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ में भी फॉलिक एसिड का बहुत अहम रोल होता है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से जो है ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और फिर पीरियोडिक सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में CBC करवा के हीमोग्लोबिन की मिकदार को चेक किया जाता है कि आया वो बढ़ रही है और नॉर्मल हुई है या नहीं हुई। एनीमिया इन प्रेगनेंसी में खून लगाने की ज़रूरत कब पेश आ सकती है, या खून लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये एक सवाल है। इसके लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि एनीमिया की सिवियरिटी क्या है और किस ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो है वो एनीमिया फाइंड आउट हुआ है। अगर बहुत सिवियर एनीमिया है, यानी हीमोग्लोबिन बहुत कम है, कि आप जब अपने मरीज़ को देखते हैं और उसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन 4 या 5 ग्राम है, तो यकीनन वहाँ पे खून लगाने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि अगर हम नॉर्मली आयरन रिप्लेसमेंट करेंगे या न्यूट्रिशनली उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा। इसी तरह से अगर एनीमिया जो है वो आखिरी चंद हफ्तों, प्रेगनेंसी के आखिरी चंद हफ्तों में हमें डायग्नोज होता है, मिलता है, तो उस सूरत में भी चूँकि वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा डिलीवरी से पहले, तो ब्लड लगाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अदरवाइज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई इंडिकेशन एनीमिया इन प्रेगनेंसी में इस तरह से नहीं है कि अगर एनीमिया फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, मॉडरेट एनीमिया है, तो हमारे पास बहुत वक्त है, हम उसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं by giving iron supplements or B12 या folic acid supplements. Anemia in pregnancy is quite a preventable problem. अगर बैलेंस डाइट का ख्याल रखा जाए, गैप का ख्याल रखा जाए प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले CBC करवा ली जाए और हीमोग्लोबिन चेक कर ली जाए, तो बहुत हद तक इस परेशानी से बच सकते हैं। और अगर माइल्ड एनीमिया है भी, हीमोग्लोबिन कम होती भी है प्रेगनेंसी के दौरान, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को जो है वो रेगुलरली लेना, जिस तरह से आपका मॉलिज आपको प्रिस्क्राइब करता है, वो अगर हम लें तो एनीमिया इन प्रेगनेंसी जो है वो एक अवॉइडेबल प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच।